हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपको हम समझाएंगे चैप्टर 5 मिठाई वाला। इसके लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इन्होंने एक फेरी वाले के बारे में इसमें बताया है। फेरी वाला होता है जो गांव शहर आदि में जो खिलौने आदि लेकर बेचते हैं रोड पर, उसको हम फेरी वाला कहते हैं। फेरी वाले आवाज़ लगा कर गाना गा कर खिलौने आदि बेचते हैं। तो इसमें एक फेरी वाले के बारे में बताया गया है। आइए और इस चैप्टर में हम समझते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह भक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका एक मादक गाना गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला खोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। जब फेरी वाला आता था तो फेरी वाले को देखने के लिए सब लोग बाहर आ जाते थे और कुछ जो लेडीज़ होती थी वो अपने छज्जे से, जो बालकनी होती है, उससे देखने लगती थी और उसकी मधुर आवाज़ को सुनने के लिए वहाँ पर खड़ी हो जाती थी और उसको देखने लगती थी। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर पर उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था?
तो सब लोग क्या होते हैं, उसके बारे में बात करने लगते हैं कि यह पहले खिलौने लेकर आया था, कहीं ये वही तो नहीं है कि अभी जो आया है वह मुरली लेकर आया है। तो सब उसके बारे में बात करने लगते हैं कि उसने एक रंगीन साफा बांधा हुआ है, लंबा है, पतला है, गोरा है, कहीं वही तो नहीं आया। सब उसके बारे में बात करने लगते हैं। हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए हैं ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रभित हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इसको असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। बाबू, राजा बाबू, तुम इसके लायक, तो बस यह लो। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसे ही ना चाहिए। तो मुरली वाला जब आया तो सब बच्चे जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर उसके पास आने लगे। कुछ बच्चे थे चप्पल पहनना भूल जाते थे, जो सर पे कैप लगाई है वो नीचे गिर जाती थी, तो बच्चों को कुछ होश नहीं रहता था। जब मुरली वाला आता था, खिलौने वाला आता था, तो सब बच्चे दौड़कर उसके पास जाने के लिए दौड़ दौड़ कर चले जाते थे और अपनी मनपसंद मुरली लेते थे। तो जब विजय बाबू वहाँ पहुँचे तो वो उनसे मोल भाव करने लगे कि हमें थोड़ा कम करके दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं बाबूजी, इससे कम दाम में नहीं मिलेंगे, ये तो मैंने एक साथ इकट्ठी बनवाई है 1000, तो मुझको थोड़ी सस्ती पड़ी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सस्ती मैं नहीं दे सकता। तो सब बच्चों को वो है मुरली निकाल निकाल कर देता है। जो बच्चे जिस कलर की मुरली मांगते हैं वो निकाल निकाल कर देने लगता है। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे, वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बनाई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा लो, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है।
भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले की क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत ही दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह शक्ति बातें सब याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद, 8 मास मतलब 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। सब बच्चों को अपनी मनपसंद की मुरली देता है, और जो बच्चों के पास पैसे नहीं होते तो उनको भी मुरली दे देता है, और फिर मुरली लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन रोहिणी जो थी, चुन्नू मुन्नू की माँ, वो उसको दूर से देख रही थी कि बच्चों को कितनी सस्ती सस्ती मुरली बेच रहा है, और उसका स्वर भी कितना मीठा है, गाता भी कितना अच्छा है। तो वह मुरली लेकर चला जाता है। लेकिन कुछ दिन उसका जो स्वर था, मीठी आवाज़ थी, रोहिणी के कानों में गूंजती रहती थी, और वह धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो गया तो फिर वह भूल गई। फिर 8 महीने बाद उसको फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ? कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितना मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 की दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी की दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर की में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ की निवासी तो तुम नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले वही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और इससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उसे और भी कुछ बातें पूछने के लिए आस्तीर उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोली, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी भी नहीं मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें।
उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो अब की बार वो मिठाई वाला बनकर आता है। तो रोहिणी उससे पूछने लगती है कि तुम पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो, क्योंकि उसको उसकी आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही थी। तो वो बताने लगता है कि नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो रोहिणी उससे पूछने लगती है कि तुम यह व्यवसाय कर रहे हो, तुम्हें इसमें क्या बचता होगा? तुम्हें तो कुछ नहीं बचता होगा, फिर भी तुम व्यवसाय कर रहे हो, लेकर आते हो। तो वो बताने लगता है कि मैं कुछ नहीं बचता, लेकिन मुझे बच्चों की खुशी और मुझे इसमें संतोष और सुख मिलता है बच्चों को देखकर। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहाँ कहाँ, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है, इस तरह की उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अपने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और अब कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे रे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वरों में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब रोहिणी पूछती है कि आप ये जो व्यवसाय करते हैं इसमें तो आपको कुछ नहीं बचता होगा, तो वह बताने लगता है मिठाई वाला कि मुझे बचता तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी पहले एक अमीर आदमी था। मेरे बीवी थी, बच्चे थे, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर थे, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि वो नहीं रहे मेरे बच्चे, तो इसीलिए मैं ये व्यवसाय करने लगा। और जो बच्चे होते हैं उनमें अपने बच्चों को ढूंढने लगा कि जब ये बच्चे हंसते खेलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं, तो उनको देखकर मुझे खुशी होती है। तो इसमें जो लेखक हैं उन्होंने बताया है कि मुरली वाले के बारे में, एक फेरी वाले के बारे में, कि फेरी वाला आता है और नए नए रूप लेकर आता था। पहले वो खिलौने लाता था, फिर मुरली लेकर आता था, उसके बाद वह मिठाई वाला बनकर आता था। और इसमें लेखक ने एक प्रथा के बारे में बताया था। जो पहले प्रथा होती थी, जो गांव में लेडीज़ होती थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी भी पुरुष के सामने आने से वो कतराती थी। तो इसमें बताया कि वो रोहिणी की माँ जो थी, एक पर्दे के पीछे, एक चिक के पीछे खड़ी होती है और वह उससे वहीं से बात करती है और दादी से कहती है कि दादी आप ये मिठाई ले लो, मैं पीछे से देख रही हूँ। तो वह पीछे देख लेती और मिठाई वगैरह सब ले लेती है। तो ये पहले की बात है। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सबको एक समान सबको मिला हुआ है सब। तो अब
लेडीज़ भी घर से बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अब सबको आज़ादी है सब कुछ काम करने की। तो इसमें लेखक ने जो पर्दा प्रथा होती थी उसको भी दर्शाया है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने दूसरी वीडियो में डाले हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी की जीवनी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।